Okay, students, measurement units for digital data. Unit is kilobyte. 1 kilobyte is equals to 1024 bytes. 1 megabyte is equals to 1024 KB. 1 gigabyte is equals to 1024 MB. 1 terabyte is equals to 1024 GB. 1 petabyte petabyte is equals to 1024 TB. 1 exabyte is equals to 1024 PB. 1 zettabyte is equals to 1024 EB. 1 yottabyte is equals to 1024 ZB. इन चैप्टर्स में थ्योरी है. थ्योरी को मैं आपको समरीज एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर आप इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं. Types of memory. Next is types of memory. Human beings memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision or take some action. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने डिसीजंस को लेने के लिए अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, अपनी मेमोरी पे डिपेंड होता है, इसी तरह से अपने डिसीजन लेने के लिए मशीन्स भी अपनी मेमोरी पे डिपेंड होती है. उन्हें उस मेमोरी को रिकॉल करना पड़ता है और उसके ऊपर बेस ही डिसीजन एक मशीन ले पाती है. हमारी जो मशीन है कंप्यूटर, वो भी सिमिलरली अपनी मेमोरी को यूज़ लेती है. कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं. प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी is an essential component computer system. जो भी डाटा आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है. प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी है जो किसी भी कारण से अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो उस टेम्पररी मेमोरी का डाटा सारा इरेज हो जाएगा. इसका एक एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम वॉलेटाइल मेमोरी है. ओके. प्राइमरी मेमोरी का सेकंड पार्ट कहलाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी. ये एक नॉन वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी है. ओके. यानी इट मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. नेक्स्ट टॉपिक इज कैश मेमोरी. RAM is faster than secondary storage but not as fast as a computer processor. So because of RAM, a CPU may have to slow down. To speed up the operation of the CPU, a very high-speed memory is placed between the CPU and primary known as cache memory. Cache memory बहुत high speed memory होती है. It stores the copies of data from frequently accessed primary memory location. ये डाटा की कॉपीज़ जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस की गई हैं उन्हें अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उनकी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखता है. thus reducing the average time required to access data from the primary memory. और इसी कारण से, इसी रीज़न से डाटा को एक्सेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एवरेज टाइम. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory. Secondary memory. Primary memory has limited storage capacity and is either volatile or read only. इसी डिसएडवांटेज
इसको ओवरकम करती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करने की फैसिलिटी देती है। इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी जितनी फास्ट नहीं होती, पर ये डाटा को बहुत ही लंबे टाइम तक आपके लिए स्टोर करके रख सकती है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दे रखे हैं। लुक एट दीज स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी डीवीडी, टेप ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम एसएसडी भी कहते हैं। Our next topic is data capturing, storage and retrieval. डाटा कैप्चरिंग क्या होता है? डाटा कैप्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने डाटा को गैदर्ड करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं किसी भी डिजिटल फॉर्म में। मान लीजिए आपको कोई साउंड या कोई साउंड ट्रैक कलेक्ट करना है तो आप उसे डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। आपको कोई वीडियो कलेक्ट करनी है तो आप उसको कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। आपको कोई टेक्स्ट फाइल जनरेट करनी है तो आप उसे टाइप करके एज अ डिजिटल फॉर्म में अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। ये कहलाता है आपका डाटा कैप्चर। नेक्स्ट इज डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने डाटा को कलेक्ट करने के बाद में प्रोसेस करने से पहले स्टोर करके रखते ताकि आप उसे बाद में प्रोसेस कर सकें। इजीली प्रोसेस करने के लिए डाटा को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाद में भी उसे फ्यूचर में भी उसे प्रोसेस कर सकते हैं। जब आपका डाटा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद में जो आपका रिज़ल्ट होता है वो भी डाटा स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट बारी आती है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाटा रिट्रीवल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोरी के अंदर आपने जो भी डाटा स्टोर करके रखा है उसे आप किस तरह से रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो मेथड हम आगे जाके इस कोर्स में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि रिट्रीव करने का एक मेजर मेथड होता है डाटाबेस के थ्रू आप अपने डाटा को रिट्रीव करें और उसे देखें, उसे समझें और उसका यूज़ लें। Okay, next topic is data deletion and recovery. डाटा डिलीशन, डाटा को आप दो तरीके से डिलीट करते हैं। पहला तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब उससे आपका काम हो जाता है तो आप उसे डिलीट कर देते हैं, और दूसरा एक्सीडेंटली या फिर कोई जानबूझ के आपके डाटा को डिलीट कर देता है। अब बात आती है रिकवरी की। डाटा डिलीट होने के बाद में रिकवर किस तरह से किया जाता है, इसकी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। पर कभी डाटा डिलीट होने के बाद आप ये सोचते हैं कि आपके फ़ोन से, आपके कार्ड से, आपके पेन ड्राइव से डाटा परमानेंटली डिलीट हो गया है और कोई दूसरा उसे वापस एक्सेस नहीं कर सकता है। पर ऐसा नहीं है। आपके डाटा को कोई भी डिलीशन के बाद में भी वापस एक्सेस कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। इसीलिए आपको इस बारे में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर डाटा को फिर से रिट्रीव कर लिया जाता है और उसे जो उसका ऑनर होता है, ऑथराइज ऑनर होता है, उसके खिलाफ उसे यूज़ लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर unwanted recovery of data by unauthorized user या software. Many times we discard old, broken or malfunctioning storage devices without taking care to delete data. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस को, मोबाइल फ़ोन्स को, पेन ड्राइव को बिना किसी सावधानी के डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं जब वो पुराना हो जाता है या टूट जाता है। हम उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते कि कोई दूसरा उसे यूज़ ले सकता है। वी एज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ
डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव। हम ये सोचते हैं कि जो फाइल हमने डिलीट कर दी वो परमानेंटली रिमूव हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी अनऑथराइज पर्सन के हाथ में अगर वो स्टोरेज डिवाइस लगता है तो वो उसे मिसयूज़ कर सकता है इजीली डाटा को रिकवर करके। इसीलिए आपको इसके बारे में सावधानी रखनी चाहिए।